सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम जो छोटे छोटे जो फैक्ट जो थे, छोटी छोटी जो बातें जो थी, उन पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी में हम आज जो बात करने जा रहे हैं, उसमें हम जो आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम बंटवारे के ऊपर। बंटवारे का केस क्या होता है और कैसे ये दायर किया जाता है। आपको आने वाले समय में ये बहुत काम आएगा। छोटी सी जानकारी है, ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम शुरू करते हैं। पार्टीशन सूट यानी कि बंटवारे का केस क्या होता है। ठीक है, तो बंटवारे का केस क्या होता है? जब कोई जमीन, मकान या दुकान यानी कि ज्वाइंट ओनरशिप यानी कि साझा मालिकाना में हो, या तो कोई जमीन हो या कोई मकान हो या दुकान हो, जो क्या है, साझे में है, साझा मालिकाना में हो, यानी उसमें से एक से ज्यादा लोगों का क्या हो, हक हो गई। जैसे भाइयों के बीच या परिवार के सदस्यों के बीच में, और लोग आपस में बातचीत करके शांति से बंटवारा नहीं कर पा रहे हो, तब कोर्ट का दरवाजा क्या है, खुल जाता है, यानी कि खटखटाया जाता है। ठीक है, कोर्ट से अपना कानूनी हिस्सा तय करवाने के लिए जो केस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बंटवारे का केस बोलते हैं। ठीक है, तो बंटवारे का केस किसे बोलते हैं? जैसे साझे में कोई जमीन है, कोई मकान है, कोई दुकान है, ये साझे में है भाई। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा लोगों का हक होता है। जैसे भाइयों की अपनी जमीन हो गई, पूरे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी अपनी जमीन हो गई, इकट्ठी जमीन है, और लोग आपस में बातचीत करके शांति से बंटवारा नहीं कर पा रहे हो, तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। ठीक है, कोर्ट से अपना कानूनी हक तय करवाने के लिए जो केस किया जाता है उसे बोलते हैं बंटवारे का केस में। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं जरूरी कानूनी बातें। तो बंटवारे के केस में जो जरूरी कानूनी बातें होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बराबर का हक भाई, जब तक कोर्ट में कुछ अलग साबित न हो तब तक हर साझेदार का संपत्ति में बराबर का अधिकार माना जाएगा भाई। ठीक है भाई, कब्जा किसी का भी हो, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कब्जा किसी के पास भी हो, लेकिन अगर जमीन पर परिवार के सिर्फ एक व्यक्ति का कब्जा है तब भी बाकी हिस्सेदारों का हक खत्म नहीं हो जाता भाई। ठीक है, तो हिस्सा बाकियों का भी है, हक चाहिए एक व्यक्ति का हो, कब्जा चाहिए एक व्यक्ति का वो हो भाई पूरी। फिर है जुबानी बंटवारा भाई, अगर परिवार में कभी बैठकर मुंजबानी बंटवारा हुआ था तो वह भी कानून सही माना जा सकता है, बेशर्ते आप उसे कोर्ट में साबित कर सकें। ठीक है, अगर परिवार में बैठकर बंटवारा हुआ था और वो लिखित में है, ठीक है, तो वो भी क्या है, कानून सही माना जाएगा। आप कोर्ट को दिखा सकते हो, कानून कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि है हमारा बैठ के ऐसे ऐसे बंटवारा हुआ था। ठीक है भाई, संपत्ति का प्रकार भाई, कोर्ट यह जरूर देखता है कि संपत्ति पुश्तैनी दादा परदादा की है या खुद की कमाई से खरीदी हुई है, दोनों के नियम अलग अलग हैं। ठीक है, अगर दादा परदादा की है तो क्या है, वो परिवार में बढ़ जाती है, और खुद की अगर कमाई की खरीदी हुई है तो उसके क्या है, अलग नियम है। समय की कोई सीमा नहीं है भाई इसमें, इसके लिए कोई टाइम लिमिट जो है तब तक लागू नहीं होती जब तक कि दूसरा पक्ष आपको अपना हक देने से साफ मना न कर दे। ठीक है, तो इसमें समय की क्या है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तब तक लागू नहीं होती जब तक कि दूसरा पक्ष आपको अपना हक देने से साफ मना न कर दे भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये थी इसकी क्या कानूनी बातें भाई।
यह केस किन कानून के तहत किया जाता है? तो बंटवारे का जो केस है वो किसके तहत किया जाता है? ये सीपीसी के तहत। ठीक है, तो सीपीसी के तहत क्या है, इसका केस किया जाता है। ऑर्डर है 20 रूल नंबर 18 के तहत कोर्ट बंटवारे का फैसला सुनाती है। ठीक है, और जो हिंदू एक्ट जो था 1956 का, यह तय करता है कि पुश्तैनी संपत्ति में किसका कितना अधिकार बनता है, जैसे बेटियों और बेटों का हक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर बंटवारा लिखित रूप में आपसी सहमति से हो रहा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये 3 बातों को ध्यान रखना। बंटवारा कोर्ट किसके तहत करती है? सीपीसी ऑर्डर 20 रूल क्या है 18 के तहत। ठीक है, जो हिंदू एक्ट 1956 का जो है उसमें जो पुश्तैनी संपत्ति है उसका कितना अधिकार बनता है किसी का, तो उसके तहत बंटवारा होता है, उनका हक होता है इसमें। और अगर बंटवारा लिखित रूप में आपसी सहमति से हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है भाई, अब कोर्ट की प्रक्रिया क्या है? अगर हम कोर्ट में जाके बंटवारे का वाद डालें तो कैसे डाला जाएगा, आइए देखते हैं। केस फाइल करना, सबसे पहले आप अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी अर्जी, सूट बोलते हैं इसको, दाखिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर नोटिस भेजना, कोर्ट बाकी के सभी हिस्सेदारों को सम्मन या नोटिस भेजकर अदालत में बुलाता है। ठीक है, कि आप भी आओ, जमीन का बंटवारा करवाते हैं। फिर बात नंबर 3, शुरुआती फैसला, कोर्ट दोनों पक्षों को सुनकर पहले यह तय करता है कि संपत्ति में किसका कितना % हिस्सा बनता है। ठीक है भाई, बात नंबर 4, कमिश्नर की नियुक्ति। अगर जमीन या मकान को असलियत में बांटने में दिक्कत आ रही हो तो कोर्ट एक सरकारी अधिकारी भेजता है जो मौके पर जाकर देखता है कि बंटवारा कैसे किया जाएगा। ठीक है भाई, फाइनल फैसला, अंतिम निर्णय क्या होगा? कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद कोर्ट आखिरी फैसला सुनाता है और सबको उनका हक अलग अलग हिस्सा सौंप दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। यह थी प्रक्रिया, यह थी प्रक्रिया। आगे हम चर्चा करते हैं, यह केस किन कानून के तहत होता है? तो हमने बता दिया, ऑर्डर 20 सीपीसी और रूल 18 के तहत कोर्ट बंटवारे का फैसला सुनती है। ठीक है, और अगर बंटवारा लिखित रूप में आपसी सहमति से हो रहा हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हिंदू एक्ट 1956 यह तय करता है कि पुश्तैनी संपत्ति में किसका कितना अधिकार बनता है, जैसे बेटियों और बेटों का। कोर्ट प्रक्रिया हमने देख ली। यह स्थिति कब पैदा होती है भाई? कौन सी स्थिति? बंटवारे की स्थिति कब पैदा होती है? तो भाई बहनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अगर विवाद हो तब ये स्थिति पैदा होती है। किसकी? बंटवारे की। पिता की मृत्यु के बाद बच्चों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हो। ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार की संपत्ति पर किसी एक सदस्य द्वारा अवैध कब्जा कर लेने पर क्या है, ये वाद डाला जाता है बंटवारे का। ठीक है, समझदारी की बात क्या है भैया? पारिवारिक समझौता कर लेना चाहिए भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है। कोर्ट जाने से पहले हमेशा फैमिली सेटलमेंट यानी कि आपसी बातचीत से समझौते की कोशिश करें, इससे समय और पैसा दोनों बचता है भैया। ठीक है, कागज मजबूत रखें। आप अपने पास प्रॉपर्टी के सारे जरूरी दस्तावेज जैसे खतौनी, रजिस्ट्री आदि हमेशा तैयार रखें भाई। ठीक है भाई, बात नंबर 3, कब्जे का सबूत। अगर संपत्ति पर आपका कब्जा है तो उसके सबूत जैसे बिजली बिल, टैक्स की रसीद संभाल कर रखें, यह कोर्ट में बहुत काम आती है। ठीक है,
तो समझदारी यही है कि पहले तो पारिवारिक समझौता करें, अगर पारिवारिक समझौता नहीं हो रहा तो कागजों को मजबूत रखें भाई, कब्जे का सबूत अपने पास रखें, देखिए जैसे बिजली बिल और टैक्स की रसीद भाई, ये कोर्ट में बहुत काम आती है भाई। आगे बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं वसूली वाद। हमने जो पहला वाद जो देखा था, ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, बंटवारे का केस कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या क्या उसमें कागज चाहिए हमको। अब हम बात करते हैं रिकवरी सूट भाई, वसूलीवाद भाई। वसूलीवाद क्या होता है भाई, जब कोई व्यक्ति, दोस्त या कंपनी आपका पैसा, माल या कोई बकाया राशि वापस नहीं देता भाई, तो कोर्ट के जरिए अपना पैसा वापस पाने के लिए जो केस किया जाता है उसे बोलते हैं भाई रिकवरी सूट, यानी कि वसूली का वाद कहते हैं भाई उसको। ठीक है, जरूरी कानूनी बातें क्या हैं इसमें वसूली के वाद में, तो वसूली का वाद कब होता है, जब कोई व्यक्ति या दोस्त या कंपनी आपका पैसा या माल या कोई बकाया राशि वापस नहीं देता, तो कोर्ट के जरिए अपना पैसा वापस पाने के लिए जो केस किया जाता है उसे रिकवरी सूट कहते हैं, यानी कि वसूली वाद कहते हैं भाई। जरूरी कानूनी बातें क्या हैं इसमें, कर्ज का सबूत भाई। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, कर्ज का सबूत। आपके पास इस बात का पक्का सबूत होना चाहिए कि आपने सामने वाले को पैसा दिया था भाई। ठीक है, बात नंबर 1 ये सबूत होना चाहिए आपके पास। बात नंबर 2 लिखित समझौता भाई, अगर पैसे के लेन देन का कोई लिखित एग्रीमेंट या ये प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, प्रोमिस किया हुआ है वो नोट है, तो आपका केस बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, अभी बात नंबर 2 हो गई। बात नंबर 3 ब्याज की मांग, आप कोर्ट से केवल अपना मूल पैसा ही नहीं बल्कि उस पर बनने वाले ब्याज भी मांग कर सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। समय सीमा, पैसा वसूलने के लिए केस करने की एक समय सीमा होती है। आमतौर पर जिस दिन पैसा लौटाने की तारीख थी या विवाद हुआ उसके 3 साल के भीतर ही केस करना जरूरी है। ये लिमिट होती है भाई केस करने की। ठीक है, जिस दिन विवाद हुआ तो उसके 3 साल बाद, 3 साल के भीतर आप केस कर सकते हैं भाई, करना जरूरी होता है। ठीक है भाई, 4 पॉइंट देख लिए हमने। अब बात करते हैं चेक बाउंस। अगर सामने वाले व्यक्ति ने पैसे के बदले चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया तो आप उसके खिलाफ अलग से क्रिमिनल केस सेक्शन 138 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर चेक बाउंस हो गया तो 138 में आप क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई रिकवरी सूट यानी कि वसूलीवाद। यह केस किन कानूनों के तहत होता है भाई? ठीक है, तो किन कानून के तहत ये केस होता है वसूली का वाद? सीपीसी ऑर्डर 37 भाई, यह बहुत काम का कानून है। इसके तहत तेज वसूली प्रक्रिया चलती है। इसमें कोर्ट बिना लंबी तारीख के जल्दी फैसला सुनाता भी, तो सीपीसी ऑर्डर 37 ध्यान रखना। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यह एग्रीमेंट और वादों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार देता है। ठीक है भाई, अब जो ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है 1881 का सेक्शन है 138, चेक बाउंस होने पर कार्रवाई के लिए है। ठीक है, तो 3 एक्ट बता दिए इसके तहत, जिनके तहत कौन कौन सा वाद होता है। ठीक है, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी? कानूनी नोटिस भाई, कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहले केस करने से पहले अपने वकील के जरिए सामने वाले को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा जाता है कि पहले केस नहीं किया, केस से पहले, जो कि बहुत जरूरी कदम है।
तो ऑफिशियली नोटिस भेजा जाता है। पहले तो भाई भेज दिया भाई ऑफिशियली नोटिस। सूट फाइल, केस दर्ज करना भाई, अगर नोटिस का जवाब नहीं आता तो कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है भाई। ठीक है भाई, कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। बात नंबर 3 क्या होगी, पहले आपने नोटिस भेज दिया, फिर आपने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, और फिर 3 नंबर पे क्या होगा, जवाब देना। कोर्ट सामने वाले जिसने पैसा लिया है को बुलाता है और वह अपना जवाब कोर्ट में क्या करता है भाई, रखता है भाई। ठीक है भाई, कोर्ट में जवाब रख दिया उसने। एविडेंस यानी कि सबूत और गवाह भाई, दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, रसीद और गवाह कोर्ट के सामने पेश करते हैं। ठीक है भाई, गवाह पेश कर दिए। अब कोर्ट क्या करेगा, फैसला देगा। कोर्ट का फैसला, सब देखने के बाद कोर्ट वसूली का आदेश पास करता है और आपको आपका पैसा मिल जाता है। ठीक है, ऐसे कोर्ट की प्रक्रिया चलती है। तो केस करने से पहले आपको नोटिस देना जरूरी है, कानूनी नोटिस। आइए आगे चर्चा करते हैं। वसूलीवाद, यह स्थिति कब पैदा होती है भाई, व्यवहारिक स्थितियां। तो ये जो वसूलीवाद हम कर रहे हैं, ये स्थिति कब पैदा होती है, कब करते हैं? तो सीधी बात है, कोई रुपया नहीं दे रहा, वापस तभी करेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस न मिलने पर हम क्या करेंगे, ये वाद करेंगे। बिजनेस में माल सप्लाई करने के बाद पेमेंट अटक जाने पर ये वाद करेंगे। दिया हुआ चेक बाउंस होने पर ये वाद करेंगे। ठीक है, समझदारी की बात यानी कि रणनीतिक बिंदु देखते हैं। हमेशा लेन देन का लिखित सबूत, लिखित समझौता या रसीद जरूर रखें भाई। ठीक है भाई, कैश में लेन देन करने के बजाय बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका सबूत पक्का होता है। ठीक है भाई, जल्दी पैसा वापस पाने के लिए वकील से कहकर समरी सूट यानी कि ऑर्डर 37 के तहत ही केस फाइल करवाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, बेदखलीवाद भाई। बेदखलीवाद क्या होता है? बेदखलीवाद क्या होता है, जब कोई मकान मालिक अपने किराएदार को कानूनी तरीके से अपने मकान, दुकान या जमीन से हटाना या खाली करवाना चाहता है, तो कोर्ट में जो केस किया जाता है उसे बोलते हैं भाई बेदखलीवाद। ठीक है, यानी कि कोई मकान मालिक है, अपने किराएदार को कानूनी तरीके से अपने मकान, दुकान या जमीन से हटाना या खाली करवाना चाहता है, तो कोर्ट में जो केस किया जाता है उसको बोलते हैं भाई बेदखलीवाद। जरूरी कानूनी बातें क्या होनी चाहिए भाई, अब इसमें सीधे बाहर नहीं निकाल सकते भाई। कोई भी मकान मालिक किराएदार या सामान जबरदस्ती बाहर नहीं फेंक सकते। ठीक है, जबरदस्ती बाहर नहीं फेंक सकता भाई, या ताला नहीं लगा सकता। इसके लिए कोर्ट का आदेश होना कानूनी रूप से जरूरी है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, राज्यों के अलग नियम है भाई। किराएदारी से जुड़े कानून हर राज्य के हिसाब से थोड़े अलग अलग होते हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा के अपने रेंट एक्ट है भाई। ठीक है भाई, किराया न देना मजबूत आधार है भाई। अगर किराएदार समय पर किराया नहीं दे रहा है तो मकान खाली करवाने के लिए यह मजबूत आधार माना जाता है। ठीक है, किराएदार किराया नहीं दे रहा तो मजबूत आधार बन गया, किराए के लिए तो दे रखा है, वो दे ही नहीं रहा। खुद की जरूरत भाई, अगर मकान मालिक को अपने रहने के लिए या अपने परिवार के बिजनेस के लिए उस जगह की जरूरत है तो कोर्ट इसे जगह खाली कराने का सही कारण मानता है। ठीक है, मकान मालिक को जरूरत है तो सीधा वो खाली करवाएगा। गलत इस्तेमाल, अगर किराएदार रहने वाले मकान में कोई दुकान, गोदाम शुरू कर दे या कोई गैर कानूनी काम करे तो उसे तुरंत हटाया जा सकता है। ठीक है,
अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है किराएदार, ठीक है, ये जो दुकान या गोदाम शुरू कर रहा है जिसमें वो रह रहा है मकान में, या कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, तो क्या है, उसे तुरंत हटाया जा सकता है वहां से। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। यह केस किन कानूनों के तहत चलता है? तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 यह संपत्ति के ट्रांसफर और किराएदारी के मूल नियमों को तय करता है। ठीक है। दूसरा, स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट राज्य के अपने कानून जैसे यूपी रेंट एक्ट, दिल्ली रेंट एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आदि मकान मालिकों के अधिकारों की क्या करते हैं भैया, रक्षा करते हैं एक्ट। ठीक है, तो इन एक्टों के तहत क्या है, वाद चलता है, केस चलता है। अब कोर्ट की क्या प्रक्रिया होगी इसमें बेदखली वाद में? एविक्शन नोटिस होगा भाई। पहला तो सबसे पहले किराएदार को लिखित में एक औपचारिक नोटिस भेजा जाता है कि वह तय समय में जगह खाली कर दे भाई। ठीक है भाई, पहले तो नोटिस भेजा जाएगा केस से पहले। फिर क्या होगा, अगर फिर भी उसने खाली नहीं किया तो केस दर्ज करना। अगर किराएदार नोटिस के बाद भी जगह खाली नहीं करता तो मकान मालिक कोर्ट में केस दाखिल करता है। ठीक है भाई, केस दाखिल कर दिया, मेरी जमीन छोड़ो। पॉइंट नंबर 3 क्या आएगा फिर, किराएदार का जवाब भाई। कोर्ट किराएदार को सम्मन भेजता है और वह अदालत में आकर अपना पक्ष या जवाब रखता है। या तो ये रख सकता है, मेरे को अभी इतने पैसे दे रखे हैं मैंने, अभी मैं यहाँ तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी तक मैं नहीं छोड़ सकता भाई, या अभी मेरे को कोई दूसरी जगह नहीं मिली, तो वो अपना पक्ष रखेगा भाई किराएदार आके। ठीक है, फिर क्या होगा नंबर 4 पे, सबूत और बहस। दोनों पक्ष अपने बातें रखते हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट, किराए की रसीदें या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे। अब कोर्ट का फैसला क्या होगा? सब देखने के बाद कोर्ट बेदखली का आदेश जारी करता है। ठीक है, बात नंबर 6, जबरन खाली करवाना। अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी किराएदार जगह नहीं छोड़ता तो कोर्ट पुलिस या सरकारी अमले की मदद से जगह को जबरन खाली करवाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यह स्थिति कब पैदा होती है, ये केस क्यों बनता है, क्या स्थिति पैदा होती है? किराएदार द्वारा कई महीनों से किराया न दिए जाने पर यह स्थिति पैदा होती है। रेंट एग्रीमेंट का समय खत्म होने के बाद भी जगह खाली न करने पर, अगर रेंट एग्रीमेंट हो रखा, उसका समय खत्म हो गया और फिर भी जगह खाली नहीं होती है, तब ये केस दायर किया जाता है। मकान मालिक को खुद के रहने या इस्तेमाल करने के लिए जगह की जरूरत हो और वो किराएदार छोड़ नहीं रहा हो, तब भी ये केस दायर किया जाता है। किराएदार द्वारा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर भी ये वाद किया जाता है। ठीक है, समझदारी की बात क्या है? हमेशा लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। लिखित रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और उसे रजिस्टर जरूर करवाएं। ठीक है भाई, मौखिक यानी कि जुबानी बातों की कोर्ट में अहमियत कम होती है भाई। ठीक है भाई, बात नंबर 2, किराए के लेन देन का हमेशा लिखित रिकॉर्ड या रेंट यानी कि किराया रसीद रखें भाई, या बैंक ट्रांसफर का उपयोग करें भाई। ठीक है भाई, किराएदार को हटाने के लिए सबसे पहला नोटिस बिल्कुल सही कानूनी तरीके से और सही समय सीमा के साथ भेजा जाना चाहिए, क्योंकि पूरा केस इसी नोटिस पर टिका हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीनों वादों में अंतर क्या है भाई, महान अंतर क्या है भाई? अंतर देखते हैं उद्देश्य भाई। विभाजनवाद, इसका मकसद है साझा संपत्ति को कानूनी रूप से आपस में बांटना
और अपना हिस्सा अलग करना होता है भाई। कौन सा का? जो विभाजनवाद जो है उसका। और वसूलीवाद का क्या मकसद है? अपना बकाया पैसा, जो भी अपना पैसा फंसा हुआ उसको निकलवाना। वसूलीवाद इसका मकसद किसी व्यक्ति या कंपनी के पास फंसा हुआ अपना पैसा, माल या कोई बकाया राशि वापस वसूलना होता है। ठीक है भाई। तीसरा था बेदखलीवाद। इसका मकसद अपनी संपत्ति यानी कि मकान, दुकान या जमीन से किराएदार को कानूनी तरीके से हटाकर अपनी जगह खाली करवाना होता है। ठीक है भाई। विवाद की प्रकृति क्या है? विभाजन विवाद जो है यह एक प्रॉपर्टी का विवाद है जो आमतौर पर परिवार के सदस्यों के बीच होता है। वसूली का विवाद जो है वो ये पैसे का लेन देन का विवाद है जो उधार या बिजनेस जो डीलिंग से जुड़ा होता है। और जो बेदखली का जो विवाद जो है यह मकान मालिक और किराएदार का विवाद है। ठीक है। इनकी प्रकृति देखी हमने, इनका उद्देश्य देखा। आगे बात करते हैं भैया। रिकवरी सूट यानी कि वसूली का वाद यह कम या मध्यम समय में सुलझ जाता है। ठीक है भाई। और बेदखली का वाद यह मध्यम समय लेता है। नोटिस और रेंट एग्रीमेंट मजबूत होने पर कोर्ट से आदेश जल्दी मिल जाता है। ठीक है। बात नंबर 3, शामिल पक्ष कौन कौन है इसमें? शामिल पक्ष कौन कौन है? तो पहला जो है वो क्या था? वो विभाजन का वाद जो था। विभाजन के वाद में शामिल पक्षों को साझा मालिक या हिस्सेदार कहा जाता है। वसूली वाद में दोनों पक्ष होते हैं। कौन कौन? एक तो कर्ज देने वाला, एक पैसे मांगने वाला भी। ठीक है भाई। कर्ज लेने वाला है एक तो जो पैसे मांग रहा है, पैसे जिसने दिए एक तो वो, और एक जिसने कर्ज लिया वो, ये दो होंगे इसमें वसूलीवाद में। और जो तीसरा जो है बेदखलीवाद, इसमें क्या होगा? इसमें दो पक्ष होते हैं भाई। एक तो मकान मालिक और बनाम कौन होगा भाई? किराएदार। ठीक है। मुख्य कानून क्या है? विभाजनवाद जो है यह मुख्य रूप से सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और क्या है उत्तराधिकार कानून जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चलता है। ठीक है भी विभाजन का। और पैसों वाला जो मामला जो है रिकवरी यानी कि वसूली वाद, यह क्या है? अनुबंध अधिनियम और सीपीसी विशेषकर समरी सूट ऑर्डर 37 के तहत चलता है भाई। ठीक है भाई। और बेदखली का जो वाद है यह राज्य के अपने जो रेंट लॉ यानी कि किराया नियंत्रण कानून जो है और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत चलते हैं भाई। ठीक है। ये हमने कानूनों के बीच में अंतर देख लिया। लगने वाला समय भाई, अब समय की बात करते हैं, कितना समय लगता है? तो विभाजन का जो वाद है भूमि के विभाजन यानी कि संपत्ति के विभाजन का, वह केस काफी लंबा चल सकता है क्योंकि इसमें कई हिस्सेदारों के अधिकार और पूरी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल शामिल होती है। तो ये केस लंबा चलेगा। और रिकवरी का जो है रिकवरी वाद जो है यह कम या मध्यम समय में सुलझ जाता है, खासकर अगर केस समरी सूट के तहत तेज प्रक्रिया से चलाया जाए तो। ठीक है भाई। और जो तीसरा जो वाद है जो किराएदार और मालिक से संबंधित है यानी कि बेदखली का वाद जो है यह मध्यम समय लेता है भाई। नोटिस और रेंट एग्रीमेंट मजबूत होने पर कोर्ट से आदेश जल्द मिल जाता है इसमें। ठीक है। तो प्रॉपर्टी का जो मामला जो है ये बहुत लंबा चलता है। आगे चर्चा करते हैं। कोर्ट के फैसले का नतीजा क्या है? अब रिजल्ट क्या आएगा?
केस जीतने पर कोर्ट से आखिरी फैसला यानी कि डिक्री किस रूप में मिलती है? विभाजनवाद इसका अंतिम नतीजा हिस्से का बंटवारा होता है। कोर्ट संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सबको अपना अपना भाग सौंप देती है भाई। ठीक है भाई, सौंप दिया। वसूलीवाद इसका अंतिम नतीजा क्या है भाई? वसूली का आदेश होता है। कोर्ट सामने वाले को आदेश देता है कि वह आपका बकाया पैसा ब्याज सहित चुकाए। ठीक है भाई। बेदखलीवाद इसका अंतिम नतीजा क्या है? कब्जा वापस मिलना होता है। ठीक है। कोर्ट किराएदार को हटाकर संपत्ति का पूरा भौतिक कब्जा मकान मालिक को वापस दिला देता है भाई। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बातें परीक्षाओं की तैयारियों में जो तैयारी है उसमें आती है। ठीक है। तो जो विवाद जो है, कौन सा विवाद? सबसे महत्वपूर्ण बातों में कौन क्या है भाई? जो विभाजन का वाद जो है, विभाजनवाद हमेशा मालिकाना हक का विवाद होता है, जहां यह तय किया जाता है कि संपत्ति का असली मालिक कौन कौन है और किसका कितना हिस्सा है। ठीक है भाई। वहीं रिकवरी जो है, वसूलीवाद विशुद्ध रूप से एक आर्थिक या पैसे का विवाद होता है जो लेन देन या व्यापार से जुड़ा होता है। ठीक है। वहीं पे बेदखली का वाद कब्जे का विवाद होता है। इसमें मालिकाना हक पर सवाल नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि संपत्ति पर रहने का कानूनी अधिकार किसका है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ही केस की जान होते हैं, कागजात जो है वो ही इन केसों की जान होते हैं। ठीक है। सिविल कोर्ट के मामले में मौखिक यानी कि जुबानी दावों की अहमियत बहुत कम होती है। आपके पास जितने मजबूत कागजात यानी कि जैसे रजिस्ट्री, रसीद, एग्रीमेंट होंगे, आपके जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है। लीगल नोटिस कई केसों में गेम चेंजर होते हैं। केस फाइल करने से पहले भेजा गया कानूनी नोटिस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कई केसों में। कई बार सामने वाला नोटिस मिलते ही डरकर या समझदारी दिखाकर कोर्ट के बाहर ही मामला सुलझा लेता है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बच जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने 3 केसों के बारे में चर्चा की और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनको देखने को मिलेगा और आप ये केस सुलझाएंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।